हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर में हमें मेनली 3 थ्योरीज पढ़नी है। ये 3 थ्योरी कौन कौन सी है? वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को समझने के लिए हमें बॉन्ड पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स ये बताते हैं आपको, ये 6 पैरामीटर्स आपके दे रखे हैं आपके इस टेक्स्ट बुक में। इन 6 बॉन्ड पैरामीटर्स को समझने के बाद ही हम उन थ्योरीज को अच्छे से समझ पाएंगे जिन्हें हम समझना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शोन बाय अ बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड की बात की जा रही है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहला आ रहा है बॉन्ड लेंथ, यानी आबंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, जो कि नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं है, उनकी लेंथ को ज्ञात करना, उनकी लंबाई को ज्ञात करना, उनकी रेडियस को ज्ञात करना कितना मुश्किल होता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक हुई, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक हुई या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक हुई। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम उस एटम की रेडियस, उसकी लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत हद तक इन टेक्निक्स की वजह से हम इन एटम्स मॉलिक्यूल्स को बहुत ही आसानी से समझ पाए हैं। तो सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए बी, जिसमें कि एटम ए, एटम बी है। एटम ए का न्यूक्लियाई और एटम बी के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ कहा जा रहा है, जो कि है ये डी। डी इज इक्वल्स टू क्या है? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यानी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू डी। अगर हम बात करें कि आर ए इज इक्वल्स टू आर बी हो जाए, अगर रेडियस जो है आर ए इज इक्वल्स टू आर बी हो जाए, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो रहे हैं, अगर शेयरिंग वाला पार्ट, अगर ये कॉमन पार्ट अगर है, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल दिखाई देगा, मॉलिक्यूल ए बी। ये क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ए बी, जिसमें कि शेयरिंग वाला पार्ट आप देख सकते हैं। ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, एटम ए का न्यूक्लियाई, एटम बी का न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, जो कि है डी, बॉन्ड लेंथ। जहां आर ए इज इक्वल्स टू आर बी है और आर प्लस आर डी इज इक्वल्स टू, देन क्या हो जाएगा? अगर दोनों ही इक्वल है, दोनों ही आर है, तो डी इज इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। और आर जो कि कोवैलेंट रेडियस है, उसका मान क्या हो जाएगा? d/2, यानी आबंध लंबाई का जो हाफ है वो हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हम बात कर रहे हैं किसी एक ए बी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर, हम देख रहे हैं कि किसी एटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें कि 2 मॉलिक्यूल्स है, ये जैसे यहाँ क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और 2 एटम्स हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनमें टोटली 4 एटम्स दिखाए गए हैं। कंफ्यूज ना हो बच्चों, अच्छे से इसको देखें। और जैसे कि हमने इसमें ज्ञात किया है, ये जो बॉन्ड लेंथ कैसे ज्ञात किया है, एटम नंबर ए का जो न्यूक्लियाई है और एटम नंबर बी का जो न्यूक्लियाई है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, इसी तरीके से एटम नंबर ए का न्यूक्लियाई है, एटम नंबर बी का न्यूक्लियाई है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 198 पिकोमीटर्स। ये मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 198 पिकोमीटर्स। अगर हमें रेडियस ज्ञात करनी हो तो हम जानते हैं कि रेडियस कैसे निकलता है, d/2। तो हमें क्या करना है? 198 डिवाइड बाई 2। 198 डिवाइड बाई 2 होने पर 99 पिकोमीटर्स, जो कि किसी एक क्लोरीन एटम की रेडियस आती है। किसी एक क्लोरीन एटम की रेडियस क्या आ रही है? 99 पिकोमीटर्स आ रही है। जब हम बात करें कि जब हम जानते हैं कि जब एटम्स पास पास में आएंगे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और मॉलिक्यूल जब पास पास में आएंगे तो ये धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना एटम्स दूर दूर रहेंगे वो गैसियस फॉर्म में, धीरे धीरे पास में आएंगे और पास में आएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। जब सॉलिड फॉर्म में आते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम देख पाते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का एटम लिया है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का एटम लिया है, अगर हमने उन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस निकाला है,
तो वो निकलता है 360 पिकोमीटर्स। अच्छे से देखें बच्चों, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम हैं और उनके बीच के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है वो 360 पिकोमीटर्स आ रहा है। और हम बात करते हैं इस 360 पिकोमीटर्स से अगर हमें रेडियस निकालनी है, अगर हमें 360 पिकोमीटर्स बॉन्ड लेंथ मिल रही है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स की, हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 360 पिकोमीटर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम किसी एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्ञात करते हैं तो उसमें केवल कोर शेल आते हैं, जो आउटर शेल है, जो वैलेंस शेल है, वो इसमें काउंट नहीं होता है। जबकि अगर हम देखें कि दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के हम अगर बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं तो उसमें हमें आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस शेल है वो भी इसकी उसकी लंबाई भी इसमें काउंट होती है साथ में। इसलिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू एक ही मॉलिक्यूल के जो अंदर के एटम्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी। और अगर हमें ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है 360 पिकोमीटर्स, अगर बॉन्ड लेंथ ये है और अगर हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 360, क्योंकि हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू d/2 और अगर हमें d दे रखा है 360 पिकोमीटर्स तो 360 पिकोमीटर्स है, इसका हाफ कर देंगे तो 180 पिकोमीटर्स आ जाएगा। इसको 180 पिकोमीटर्स को बोलते हैं वांडर वॉल रेडियाई ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन की वांडर वॉल रेडियाई है। ये वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, वांडर वॉल बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं। ये किसी तरीके से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोई बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं, ये केवल एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जिसे कि वांडर वॉल बॉन्ड नहीं कह सकते, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो वांडर वॉल अट्रैक्शन से जुड़े होने के कारण इसे बोला जाता है वांडर वॉल रेडियाई, जो कि 180 पिकोमीटर्स है, वांडर वॉल रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। अगर हम देखें कि फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, वो है साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे साइज बड़ी होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। अगर ये एटम छोटे हैं तो इनके बीच की रेडियस जो है, इनकी रेडियस छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। अगर इनकी रेडियस बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी, तो इनकी रेडियस की लेंथ भी बड़ी होगी और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से जुड़ता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमीन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड से जुड़ रहा है। जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसमें आएगी? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड में जो है बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी कंपेयर टू HBr, उससे छोटी HCl और सबसे छोटी HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी कंपेयर टू ऑल। दूसरा इसका है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी हम देख पा रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे अधिक होगी। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कोई मतलब कार्बन है वो दो हाथ से जोड़ के खींच रहा है दूसरे कार्बन को, तो उसकी लेंथ और छोटी हो जाएगी। और अगर कार्बन तीन हाथों से खींच रहा है दूसरे कार्बन को तो उसकी लेंथ और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। हम इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ इसका अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ घटती है, यानी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ घट रही है। सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल, जैसे हिंदी में बोलते हैं आबंध कोण, द एंगल बिटवीन द बॉन्ड। द एंगल बिटवीन द बॉन्ड, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल में एक सेंटर एटम होता है और चारों ओर उसके दूसरे अदर एटम होते हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंटर में कौन सा एटम होता है? जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सेंटर में है और चारों ओर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं। जब ये बॉन्ड्स के साथ में जो एंगल बनाते हैं ये कहलाते हैं बॉन्ड एंगल, जो कि प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होते हैं और ये स्पेसिफिक होने के साथ साथ में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर शो करते हैं किसी मॉलिक्यूल का, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम देखें BeCl2 मॉलिक्यूल को, जिसमें कि बेरिलियम सेंटर पोजीशन पे है और क्लोरीन के जो एटम्स हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं? लीनियर पोजीशन पे अटैच हो रहे हैं, 180 डिग्री का बॉन्ड बना रहे हैं। ये है BeCl2। जब हम बात करें BF3, जिसमें कि बोरोन सेंटर पोजीशन पे है, जबकि फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रायंगुलर पोजीशन ले रहे हैं, इनके बीच का जो कोण है 120 डिग्री का बन रहा है। और जब हम बात करें NH3 अमोनिया की बात करें, जो कि NH3 में बीच में क्या है? सेंटर में नाइट्रोजन है, जो कि एक लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर रख रहा है एक, और साथ ही साथ 3 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ रहा है और इनमें जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 107 डिग्री आ रहा है।
107 डिग्री क्यों आ रहा है, यहाँ देखिए। जब हमने देखा BF3 का ये मॉलिक्यूल, BF3 के मॉलिक्यूल में भी B सेंटर में है और F ट्रायंगल पोजीशन पे है, लेकिन इस बोरोन में किसी भी तरीके के कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, जबकि नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड को रिपल्शन करते हैं। जब ये दोनों तरफ से बॉन्ड को रिपल्शन करेंगे तो इनके जो एंगल है वो कम हो जाएगा। यहाँ 120 डिग्री शो हो रहा था, 3 एटम्स जुड़े हैं 120 डिग्री के साथ में, जबकि नाइट्रोजन के साथ 3 एटम्स जुड़ रहे हैं 107 डिग्री के साथ में, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर का काम क्या है, रिपल्शन करना, ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो सके। ठीक है, तो ये अपना रिपल्शन कर रहे हैं और साथ में 107 डिग्री बना रहे हैं। जब हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, जहाँ की ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं BeCl2, जिसमें कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल अटैच है, लेकिन लीनियर पोजीशन पे 180 डिग्री के साथ अटैच है, जबकि ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन है ये कौन सी डिग्री के साथ, 104.5 डिग्री के साथ अटैच है। ये 180 डिग्री क्यों नहीं बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं। ये ऑक्सीजन के एटम के ऊपर जो 2 लोन पेयर हैं ये भी रिपल्शन कर रहे हैं और बॉन्ड को रिपल्शन कर रहे हैं, साथ में ही इसका एंगल और श्रिंक हो गया है और कितना रह गया है, 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रह गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर द बॉन्ड एंगल। जैसे जैसे बॉन्ड ये लोन पेयर बढ़ेंगे और जो बॉन्ड एंगल होगा वो और छोटा होता जाएगा। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ रही है। तो आज के इस पार्ट में हमने किए हैं 2 पैरामीटर्स, 2 बॉन्ड पैरामीटर्स किए हैं, एक किया है बॉन्ड लेंथ और दूसरा बॉन्ड एंगल। तो आगे आने वाले हमें टोटली 6 पैरामीटर्स को कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 7 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।